नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धनराज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की अगली क्लास। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने 67 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। देखो, जो 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उसको किस प्रकार से हम लोगों को सॉल्व करना है। कहा है 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613 में इकाई का अंक कितना होगा। इकाई का अंक का मतलब होता है यूनिट प्लेस से, यानी इकाई के अंक से मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए कोई संख्या लिखी है 5 8 1 3 4। इकाई का अंक का मतलब होता है इस वाले अंक से, यानी जो आखिरी में अंक आएगा वो कितना होगा वही लास्ट में दिया रहेगा, वो ऑप्शन में वही दिया रहेगा। मान लिया जाए कोई क्वेश्चन लिखा है कि लिखा है 430 गुणे 2 लिखा है। इसका मतलब है इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा वो हमसे पूछा, यानी हमसे ये नहीं पूछा इसका आंसर कितना होगा, आंसर नहीं पूछा है। कहा है लास्ट में मतलब आखिरी वाला अंक कितना होगा वो हमको बताना। जब इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 860। तो इकाई का अंक कितना होगा 0। हमको 0 से मतलब है ना कि पूरी वाली संख्या से, यानी जो लास्ट वाली संख्या होगी हमको सिर्फ वो अंक पूछता है, उस अंक से क्वेश्चन बनाता है कि इकाई का अंक क्या होगा, उससे क्वेश्चन बनाता है। तो हमको इकाई का अंक सिर्फ बताना होता है उस क्वेश्चन में। तो इकाई के अंक से कुछ नंबर सिस्टम में क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन को डाल दिया गया है, जिसको हम बहुत आसानी से पिछली क्लास में सीखे भी थे और आगे जो इससे क्वेश्चन बने हैं उसको भी आसानी से सीखेंगे। 68 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें सारी संख्याएं गुणे में लिख दिया गया है। देखो, इकाई अंक का मतलब होता है हमको सिर्फ इकाई से मतलब होता है आगे की संख्या हम काट देते हैं, इसमें भी आगे की संख्या काट देंगे, आगे की संख्या इसमें काट देंगे, ठीक है। अब इस 4 का गुणा करेंगे 8 से, 4 और 32, कितना आंसर आएगा 32 आएगा, ठीक है। इन दो संख्या को सॉल्व करेंगे 32 आएगा। हम बताए थे जितनी संख्या आगे की संख्या बन जाएगी काट देंगे, सिर्फ लास्ट वाली संख्या रखेंगे। अब यहाँ लास्ट वाली संख्या है 2, यहाँ 7 है, तो इसका गुणा करेंगे 2 सती 14, कितना हो जाएगा 14। फिर आगे की संख्या काट देंगे, बचेगी 4, 4 3 12, कितना हुआ 12। तो आखिरी की संख्या कितना हुआ 2। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना रहता है। हमको पूरी संख्या से मतलब नहीं रहता है, हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रहता है। तो आंसर कितना आएगा 2 आंसर आएगा। किसमें, ये जो 68 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमारा आंसर कितना आएगा 2 आएगा। अब दिया है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है। हमने आपको एक कोड बताया था कि 0 1 5 6, अगर इस पर कोई संख्या घात में लिखा रहेगा तो उसका आंसर उतना ही आएगा, यानी यूनिट डिजिट उतना ही आएगा। मान लिया जाए किसी एक पे लिखा है लगी है 32 घात, तो कितना आंसर है, यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 ही आएगा। एक पे कुछ भी लिखा रहेगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है यूनिट डिजिट निकालना है हमको, लास्ट शुरुआत की उस संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है 7 से। 7 पे पावर कितनी है, जितनी पावर रहेगा उसमें की पावर वाली जो घात रहेगी, घात में लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से भाग देंगे, जितना शेषफल आएगा इसी 7 पे लगा देंगे। 4 से इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4 और बचेगा 13, 4 3 12, शेषफल कितना आएगा 1 इस पर हम लगा लेंगे। गुणे का चिन्ह लगा है लगा देंगे। 1 पे कितनी भी पावर रहेगी तो हमारा आंसर 1 ही आएगा, हमको आगे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो 1 पे कितनी है 72 है पावर, तो हमको 1 पे चाहे कितने भी पावर लगा दो 1 ही आंसर आएगा। कितना आ जाएगा यहाँ 7 एकम 7, यानी 7 एकम 7, हमारा आंसर कितना आएगा 7 आएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछेगा और हम आसानी से बता पाएंगे। यानी जब हम यूनिट डिजिट की बात कर रहा होगा तो यूनिट डिजिट में हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है, ना कि पूरी संख्या से मतलब होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। अब वो क्वेश्चन यूनिट डिजिट से जब बनाएगा तो चाहे गुणा में कोई सवाल सेट कर दे, चाहे कोई माइनस में सेट कर देगा, चाहे प्लस में सेट कर देगा, किसी तरीके से कर देगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन था 68 नंबर क्वेश्चन था, उसमें गुणे में संख्याएं दे दिया गया है, गुणे में बना दिया है। तो हमको मतलब किससे है, हमको सिर्फ मतलब है इकाई के अंक से। किससे मतलब है, इकाई के अंक से हमसे मतलब है, हमसे पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो 69 नंबर यहाँ दिया है, 69 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है गुणे में संख्या बनाए, तो हमको सॉल्व कर लेंगे। फिर जो 70 नंबर क्वेश्चन है माइनस का चिन्ह लगाए, कोई दिक्कत नहीं,
फिर 71 नंबर क्वेश्चन है फिर गुणे में है, 72 नंबर क्वेश्चन में फिर गुणे में है, 73 नंबर क्वेश्चन में प्लस और माइनस करके क्वेश्चन बनाया है। हमसे मतलब किसी से मतलब नहीं है, चाहे प्लस में संख्या बना दे क्वेश्चन बना दे, चाहे माइनस में क्वेश्चन बना दे, चाहे गुणे में क्वेश्चन बना दे, हमको मतलब है इकाई के अंक से। इकाई का अंक निकालना आना चाहिए, बाकी बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में किस तरह करना है, लिखा है 7/95 घात है, लेकिन 7 घात हमको जो घात में 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसको हम 7 पे लगाएंगे। जब इसको हम 4 से भाग दे रहे होंगे, जो 4 दूनी 8, 1 बचेगा यहाँ से, यहाँ 5 15 हो जाएगा, तो 4 3 12, कितना बचेगा 3, यानी 7 पे कितनी पावर हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, 7 पे 3 का मतलब होता है, चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं। फिर माइनस लगा है, फिर लिखा है 3 पे कितनी पावर लगाएंगे, 3 पे जो पावर लगी है उसमें हम 4 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको हम इस पे लिखेंगे। जब इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4, यहाँ बचेगा 18, 4 चौक 16, पावर कितने रहेगा 1, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 का मतलब होता है 7 गुणे 7 गुणे 7 और माइनस का 3। ठीक है, अब देखो इसका गुणा करेंगे 7 7 49, कितना बन गया 49। हमको आगे वाली संख्या से मतलब नहीं है, पीछे वाले से मतलब इकाई के अंक से मतलब है। अब 7 9 63, यही तो बच गया है, काम खत्म हो जाएगा, यानी 3 से 3 जाएगा, आंसर हमारा कितना आएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमको इकाई के अंक वाले क्वेश्चन को बनाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो जो 70 नंबर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें आंसर कितना आएगा 0 आएगा, यानी जब हम इकाई के अंक को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होगा। किससे मतलब होगा, इकाई के अंक से। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, हम बताए इकाई के अंक से मतलब होगा, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं होगा। घात में कोई संख्या से मतलब नहीं होगा, लास्ट वाले पे होगा, 4 से भाग देंगे। यहाँ 4 लिखा है, ठीक है, गुणे 4 पे घात कितनी लगाएंगे, इस घात में हम 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा इस पे लगाएंगे। जब इसमें हम 4 से भाग देंगे 93 में, तो 9 कटेगा 2 बार में, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 4 3 12, यानी शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 घात में लगा देंगे। इसी प्रकार 5 में, 5 पे कितना भी घात रहेगा तो आंसर 5 ही आएगा, गुणा 1 पे कितना भी घात रहेगा तो आंसर 1 ही आएगा। यहाँ से 4 पंचे 20 का बचा इकाई अंक 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक और बात बताते हैं इंपॉर्टेंट, जो 0 कहीं पर कोई संख्या गुणे में 0 बन जा रही है तो उसका पूरे क्वेश्चन का आंसर 0 ही होगा, क्योंकि इकाई का अंक लास्ट में 0 ही आता है। ठीक, 0 वाला क्वेश्चन आगे कहीं पर मिलेगा तो हम बताएंगे, फिर लास्ट में 0 कितने होते हैं वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका क्वेश्चन का 0 हो जाएगा। अब 73 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 72 नंबर क्वेश्चन, कौन सा, हाँ 72 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 72, 3 पे 61 है, 3 पे जब 61 में 4 से भाग करेंगे तो 60 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना 3, यानी 3 पे 1 शेषफल बचेगा 1, यानी 3 की पावर 1। 6 पे कोई पावर लगी रहेगा 6 ही आंसर आएगा। 7 पे कोई पावर लगी रहेगा तो उसका मतलब होगा, यानी हम 4 से भाग दे रहे होंगे। 82 पे जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 2, यानी 7 की पावर 2 हो जाएगी, चाहे 7 को 2 बार लिख दो। इस तरह कितना आएगा 6 3 18, आगे का काट देंगे, 8 7 56, फिर आगे का काट देंगे, 7 6 7 42, कितना आएगा आंसर 2 आएगा। हमारा इकाई का अंक कितना आएगा 2, विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यानी इकाई के अंक से मतलब होता है हमारा लास्ट वाला अंक कौन सा होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कौन सा अंक आएगा वही ऑप्शन में दिया रहेगा, उसी से क्वेश्चन हमको बनाना रहता है। तो इस प्रकार आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का 2 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन चाहे प्लस में रहे, चाहे माइनस में रहे, चाहे गुणा में रहेगा, हमको बॉडमास वाला नियम को फॉलो करना है और आंसर जो भी आएगा उसको हम लास्ट का अंक बताएंगे। यानी 73 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ देखो 7 पे पावर रहेगा 99, लास्ट की जो पावर रहती है उसकी लास्ट की 2 संख्या में हम 4 से भाग लगाते हैं।
दो संख्या में इसलिए भाग लगाते हैं क्योंकि 4 का जो हमारा विभाज्यता का नियम होता है, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, 4 का नियम ये होता है लास्ट में या तो 2 जीरो हो या तो 4 की मतलब किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते रहते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, इसलिए हम लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 7 पे पावर कितनी रहेगी, 7 पे पावर कितनी रहेगी, जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9, 18 बचेगा, 4 चौक 16, कितना आएगा 3 आएगा। यानी 7 की पावर 3 को हम चाहे 7 को 3 बार लिख लेते हैं तो भी बात सही है। फिर लिखा है प्लस का निशान, प्लस का लगा लेते हैं। यहाँ लिखा है 1 पे कितनी भी घात रहेगी तो एक ही आंसर आएगा। फिर माइनस लगा है, फिर लिखा है 7, 7 का फिर से 1999 है, यानी यही बात है, तो फिर से आंसर वही आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, यही तो आ जाएगा। अब इसका देखो 7 सती 49, ठीक, तो कितना बचा, आगे की संख्या कट जाएगी, बचा 9, 9 सते 63, 63, आगे का 6 कट जाएगा, 6 में 1 जुड़ेगा, ठीक है, मतलब सॉरी 3 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक। यहाँ से सॉल्व करना है, 7 सती 49 का 9 बचेगा, 7 9 सते 63, 63 में कितना बचा, 3 बचा। जब 4 से 3 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। यानी इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 7 सती 49 हो जाएगा, हमको आगे से मतलब कोई संख्या तो नहीं है तो आगे वाला अंक हम काट देंगे, ये बचेगा 9, 9 सते 63 आएगा, 63 में फिर से हमको 6 से मतलब नहीं है, 3 से मतलब है, 3 में प्लस लगा है, 1 जोड़ेंगे तो 3 1 हो जाएगा 4, यानी माइनस के इस साइड की संख्या हमारा बन जाएगा 4। यहाँ सोल्व करेंगे 7 सती 49 आ जाएगा, आगे की संख्या फिर कट हो जाएगी, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी पीछे वाली संख्या से मतलब है, 9 सते 63 हो जाएगा, फिर आगे से कोई मतलब नहीं है, बचेगा 3, यहाँ 4 था, यहाँ 3 माइनस का हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है। इस प्रकार इकाई के अंक वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर से। 74 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 86 79 43 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है, ठीक है। मतलब एक होता है स्थानीय मान, क्या होता है, स्थानीय मान, स्थानीय का मान होता है वो जिस स्थान पे होता है वो उस स्थान का स्थानीय मान होता है। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या लिखी है, इस तरह लिखी है, ठीक है, फिर लिखा है 2 1 3, कह दे यहाँ 2 का स्थानीय मान बताओ कितना होगा, किसका, 2 का स्थानीय मान होता है। स्थानीय का मान होता है मतलब वो जिस स्थान पे है, यानी स्थान कौन सा है, 2 हम उसको लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। जिसका स्थानीय मान पूछेगा वो लिख देंगे, उसके पीछे जितने भी संख्या होंगे उतने जीरो लिख देंगे। कितने संख्या, 1 2, 2 संख्या है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसमें 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 200, कितना है, 200 हो जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछ ले 4 का स्थानीय मान बताओ तो हम संख्या लिखेंगे 4, जिसका स्थानीय मान पूछेंगे वो संख्या लिखेंगे, उसके पीछे कितनी संख्या है वो संख्या के जीरो हम लिख देंगे, 1 2 3 4 5, यानी कितने हैं, 5 संख्या है तो 5 जीरो लिख देंगे। यानी कितना स्थानीय मान कितना है, 4 का स्थानीय मान है 4 लाख, ठीक है। इस तरह हम स्थानीय मान निकालते हैं। समझ में आई बात नहीं है। कह देगा 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 का अगर स्थानीय मान पूछेगा, किसका, 3 का स्थानीय मान पूछेगा, एक तो पूछेगा 3, एक तो आंसर आएगा 3, क्योंकि 3 संख्या है तो 3 स्थानीय मान होगा। पहले वाले 3 का 3 होगा, दूसरे वाले 3 का होगा 3, कितनी संख्या है, 1 2 3 जीरो, इस 3 के पीछे कितने जीरो हैं, संख्या है 3, तो 3 जीरो। इस वाली संख्या, इस वाले 3 के पीछे कितनी संख्या है, 4 जीरो है, तो यहाँ पे 3 लिखो, इसके पीछे 4 लिखो। तो इसमें अगर इस वाले क्वेश्चन से हम स्थानीय मान पूछें कि स्थानीय मान बताओ, 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 के स्थानीय मान 3 आएंगे, क्योंकि जितनी बार संख्या दिया रहता है उतने स्थानीय मान आते हैं। मतलब इस बात से ये बात पता चलती है कि अगर कोई भी संख्या होती है, किसी एक संख्या, एक
पार्टिकुलर एक संख्या बना जाती है, उसमें कोई भी अंक डाल दिया जाता है, उसका अगर स्थानीय मान पूछे तो कई आ सकते हैं, मतलब एक से अधिक आ सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं है? क्योंकि इसमें जितनी बार संख्या वो दी रहेगी उतना स्थानीय मान तो अलग होगा। पहली संख्या दिया है 3 तो उसका स्थानीय मान 3 ही होगा। दूसरी बात दिया है, कहाँ पे दिया है? 3 दिया है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 पे दिया है तो 3 के बाद 1000 हो जाएगा, ठीक है। यानी इकाई पे होगा तो इकाई हो जाएगा, दहाई पे होगा तो दहाई हो जाएगा, 3 के बाद 1 जीरो हो जाएगा, सैकड़ा पे होगा तो 3 के बाद 2 जीरो हो जाएगा, 1000 पे होगा तो 3 के बाद उतने जीरो हो जाएंगे। कहने का मतलब है स्थानीय मान जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है। तो 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो 3 होगा, 3000 होगा और 30000 होगा, जिस हिसाब से ऑप्शन में दिया रहेगा। क्वेश्चन है स्थानीय मान और जातीय मान से, यही तो क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो, हम बताए हैं कि क्वेश्चन का जब स्थानीय मान पूछेगा, स्थानीय मान का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पे संख्या लिखे रहेगा वो संख्या लिख देना, उसके पीछे जितनी संख्या लिखा रहेंगे उतने जीरो रख देना है, वो स्थानीय मान हो जाएगा। दूसरी बात एक होता है जातीय मान। कौन सा होता है? जातीय मान। जातीय मान वो होती है जो संख्या स्वयं होती है। मान लिया जाए कोई संख्या लिखी है 5, 3, 2, 1, 7। अगर इसमें पूछे 7 का स्थानीय मान, जातीय मान क्या होगा? तो 7 होगा। कहेगा 1 का जातीय मान तो 1 होगा, 2 का जातीय मान तो 2 होगा, 3 का पूछेगा तो 3 होगा, 5 का पूछेगा तो 5 होगा। कहने का मतलब जातीय मान का मतलब होता है वो संख्या खुद अपना जातीय मान होती है, कि कोई संख्या अपने आप को जो प्रदर्शित करती रहती है वो अपना जातीय मान प्रदर्शित करती है। मान लिया जाए कहीं संख्या लिखी है 9 लिखा है, इसका मतलब वो क्या है? वो संख्या का जातीय मान है, उसकी जाति ही 9 है। यानी जब हम कह रहे हैं उसको 9, इसका मतलब वो जाति से हम पहचान रहे हैं, उसकी जात से पहचान रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को हम किससे पहचानते हैं? उसकी जात से पहचानते हैं। अगर कहीं पे लिखा रहेगा कोई संख्या बड़ी सी लिखी है, उसमें उठाएं कि 3 है, तो 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 का जातीय मान 3 ही होगा, तभी तो हम उसको पहचान पाए। यानी जिस संख्या को जिस रूप से हम पहचानते हैं उसका वही जातीय मान होता है। लेकिन स्थानीय मान जानते हो कौन सा होता है? स्थानीय मान वो होता है जहाँ पे वो संख्या दी रही होती है, उस संख्या के पीछे कितनी भी संख्या जो होती हैं उतने जीरो लगा दो उसी संख्या के पीछे, वो उसका स्थानीय मान हो जाता है। मान लिया जाए एक संख्या दी है, पीछे से 2 संख्या के बाद तीसरे नंबर पर दिया गया है 3 दिया गया है। 3 का स्थानीय मान जब पूछते हैं 3 के बाद कितनी संख्या उतने जीरो पीछे लगा दे तो आंसर कितना हो जाएगा? 300। 300 उसका हो जाएगा स्थानीय मान। लेकिन जातीय मान पूछेगा तो जातीय मान तो 3 ही होगा, क्योंकि जाति का मान का मतलब होता है कि वो संख्या खुद उतनी होती है। समझ में आई बात कि नहीं? मतलब जात का मतलब वो संख्या का अंक ही जातीय मान होती है। इससे क्वेश्चन बनाएगा 74 नंबर और 75 नंबर क्वेश्चन। अब देखो, कहा गया 74 नंबर में इतना दिया गया, 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर बताओ। 7 का स्थानीय मान सबसे पहले निकालेंगे। जब स्थानीय मान कहा है तो 7 लिख देंगे। देखेंगे अब 7 है कहाँ पे? 7 यहाँ पे है। 7 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3 संख्या है, तो इसमें हम 3 जीरो लगाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा स्थानीय मान। यानी जब भी स्थानीय मान पूछेगा, जो जिसका पूछेगा वो नंबर लिखेंगे, उसके पीछे हम गिन लेंगे कितनी संख्या है, उतनी हम जीरो उसमें लगा देंगे, वो हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। जातीय का मान का मतलब होता है वो संख्या खुद, यानी 7 का जातीय मान 7 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा। क्वेश्चन में कहा 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 होगा। तो 7 का जो जातीय मान होगा 7 होगा। कहा है उनका अंतर बताओ। अंतर का मतलब होता है इस 7000 से 7 घटा के आंसर बता देना है। जब 7000 से 7 को घटाओगे तो आएगा 6993। कितना आएगा? 6993 आंसर आ जाए, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार से जातीय और स्थानीय मान के क्वेश्चन बनते हैं। नोट करो इसको, फिर बताते हैं आगे की कहानी। हो गया नोट? हो गया नोट? इस प्रकार से हम स्थानीय मान और जातीय मान की बात करते हैं। अब कोई कन्फ्यूजन है स्थानीय मान और जातीय मान में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से हम, यानी स्थानीय मान का मतलब होता है वो जहाँ पे होता है उसके बाद जितनी भी संख्या होती है उतना हम जीरो लगाते हैं, वो उसका स्थानीय मान हो जाता है। जातीय मान का मतलब वो संख्या खुद ही जातीय मान होती है। क्लियर? हाँ, देखो आगे बढ़ते हैं।
75 नंबर जो क्वेश्चन है, 75 नंबर में कहा है कि 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर लेना है। ठीक है, अंतर यानी हमको माइनस करके आंसर बताना है। 9 का स्थानीय 9 है, 1 2 3 संख्या है 9 के बाद, तो 3 0, 1 2 3 0। 3 के बाद एक संख्या है 5, तो 1 0, यानी इसका आंसर बताना है। यानी 9000 से जब 30 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 8970 आंसर। कितना? 8970 आंसर आएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी स्थानीय मान और जातीय मान वाली बात एकदम क्लियर हो जाती है कि नहीं हो जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि a तथा b पूर्णांक हो जहां b बड़ा है 0, मतलब 0 से बड़ा है b, तो पूर्णांक q और r के ऐसे कौन से होंगे जो आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन जानते हो किससे दिया गया है? ये भाजक वाले दिया है। भाज्य का मतलब होता है, भाज्य का मतलब होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन दिया गया है, इस वाले सवाल से, फार्मूले से दिया गया क्वेश्चन। कह रहा है कि भाज्य अगर हम इसको हम माने, ए को अगर हम भाज्य मान लेंगे, ठीक है, बी को हम क्या मानेंगे? भाजक मानेंगे, बी को भाजक मानेंगे। ठीक है, भाजक का मतलब होता है, इस प्रकार से कंडीशन होती है, यहाँ पे भागफल आता है, यहाँ भाज्य आता है, यहाँ मतलब यहाँ भाजक आता है, यहाँ भाग, और यहाँ शेषफल आता है। कुछ इस प्रकार कंडीशन होगी। ठीक है, यानी कह रहा भाज्य का मतलब वो होता है, अगर ये वाले हम इक्वेशन ले लें, यहाँ पे ए हम भाज्य का मतलब होता है जिसको हम भाजते हैं, भाग देते हैं। जो अंदर संख्या रहती है उसको तो हम भाग दे रहे होते हैं। अगर हम इसको ए मानेंगे तो हम किसको, भाजक कौन है? बी भाजक है, यहाँ रखेंगे। क्यू शेषफल है, यहाँ रखेंगे। भागफल है, क्योंकि क्या है? भागफल है। और आर शेषफल है। ठीक है, कहाँ है? जहाँ 0 के बराबर या बड़ा आर है, आर के बराबर 0 है। आर 0 हो सकता है किसके? आर को क्या माने हैं हम? बी को माने हैं भाजक, क्यू को माने हैं भागफल, यही तो माने हैं। और आर किसको माने? इस शेषफल को माने हैं। ठीक है, आर शेषफल को माने हैं। लिखा है आर बड़ा है या बराबर है 0 से? आर बड़ा है किससे? 0 से या बराबर है? हाँ, हो सकता है। आर जो है वो 0 भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, फिर लिखा है आर से छोटा है, आर छोटा है बी से, मतलब बी बड़ा है आर से, बी बड़ा है आर से, बी बड़ा है आर से। तो आर से सदैव, मतलब जो भागफल, जो भाजक रहता है वो शेषफल से सदैव बड़ा ही रहता है। ठीक है, तो क्या पहला वाला सही हो जाएगा? तो पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरी बात कहा है, दूसरा वाला विकल्प कहा है, दूसरे वाले को अगर हम मान लेते हैं, दूसरे वाला एक क्वेश्चन लेते हैं बी वाला जब हम इक्वेशन लेते हैं, कहते हैं बी को अगर हम भाज्य मानते हैं, बी को यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ रखेंगे, क्यू को यहाँ रखेंगे, आर को यहाँ रखेंगे। फिर कह रहा है कि आर जो शेषफल 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा शेषफल हो सकता है, सही बात है। लेकिन कहता है आर और बी बराबर, और बी बड़ा हो सकता है आर से, आर और बी बराबर हो सकते हैं। आर और बी, जो आर है और बी है, ये बराबर हो सकते हैं दोनों, ये बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अब विकल्प गलत हो जाएगा। फिर दिया गया है बी, अगर बी को हम भाज्य मानेंगे, जो कि हम इसमें माने हैं, बी को भाज्य माने, आर को यहाँ रखेंगे, क्यू को यहाँ रखें, तो ए शेषफल बनाएंगे। ए को अगर हम शेषफल बना रहे हैं तो कह रहा है आर और बी बराबर, बी बड़ा है आर से, बी बड़ा है आर से। अब जब हम आर कैसे बड़ा हो सकता है? जब हम आर से भाग दे रहे हैं इसमें, जब कोई संख्या बीच वाली जब बड़ी होगी तभी तो हम भाग दे पाएंगे किसी छोटी संख्या से।
लेकिन इसमें कहा बड़ा है तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन आंसर था इससे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से। ये कौन सा था, 76 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो आंसर इसमें कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन दिया गया है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा है कि यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हों तो ab बराबर 0, तो अगर ab बराबर 0 कब होगा, यानी ab बराबर 0 कब होगा। ठीक है, कहा है a बराबर 0 तथा b बराबर 0 रखोगे तो उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। अगर a हम यहाँ पे 0 रख देंगे, इसकी वैल्यू हम अगर 0 रख देंगे, ठीक है, इसकी भी 0 रखना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसकी अगर हम 0 रख देंगे तो इसकी रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे चाहे हम 50 रखें, इसकी अगर हम a की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे, इसका गुणा हम चाहे 50 से करेंगे तो भी 0 आएगा, चाहे इसको हम 0 रख देंगे तो इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो भी 0 आएगा, चाहे इसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे तो इसकी वैल्यू हम 200 रखते हैं तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगा। तो दोनों को हम 0 रखें ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पहला विकल्प तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा विकल्प में क्या दिया गया है, पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प में कहा है a बराबर 0 अथवा b बराबर 0 अथवा प्रत्येक में से प्रत्येक को 0 रख सकते हैं। कहने का मतलब कहा है a b बराबर 0 कब होगा, a b बराबर 0 कब होगा, कहा है या तो हम a को हम 0 रखें, ठीक है, a को हम 0 रखेंगे तो बाद वाली संख्या कुछ भी रखेंगे तो गुणा 0 ही आएगा। फिर कहा है या तो हम b, अगर यहाँ इस कंडीशन में पहले वाली संख्या इसको उठाओ, इस वाले को, अगर a को हम 0 रखें तो हम b को चाहे 1 रखेंगे तो 0, a को हम 0 रखें तो b को चाहे 2 रखोगे तो 0। कहने का मतलब a को हम 0 रखेंगे तो b को अगर हम 500 रखेंगे तो भी 0, अगर a को हम 0 रखेंगे बाद वाली संख्या को हम 3 रखेंगे तो भी 0। कहने का मतलब a को अगर हम 0 रख देते हैं, b को कोई भी वैल्यू होगी तो कुल मिला के 0 ही हो जाएगी नहीं हो जाएगी पहली बात। दूसरी बात कहा अथवा लगा है, कहने का मतलब कहा है या तो 1 को 0 रखो या तो कहा b को 0 रख दो। अगर हम b को 0 रख देते हैं तो गुणा हम a में चाहे हम 500 रखें तो भी 0 आएगा। यहाँ चाहे 1 लिखें, यहाँ 0 अगर है तो भी 0 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। यहाँ पे अगर 3 है, अगर b की वैल्यू 0 है तो भी हमारा 0 आएगा। कहने का मतलब b की वैल्यू कुछ भी रखो, गुणे में अगर 0 है तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमारा विकल्प नंबर यही सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्या को 0 रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प सही होगा। यानी 77 नंबर का जो हमारा आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी आंसर हमारा आंसर आ जाएगा इसका। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, बी आएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहा है, 78 नंबर क्वेश्चन कहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, एक होती है भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है, पहले अभाज्य बताते हैं, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या मतलब होता है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है सिर्फ दो गुणनखंड हो, वो संख्या अभाज्य कहलाती है। पहला देखो 0 के 2 गुणनखंड हैं, नहीं है तो पहले अभाज्य संख्या होगी नहीं। 1 है, एक संख्या लिखा है, पहली संख्या एक संख्या कहा, इसकी शर्त होती है अभाज्य संख्या की कि सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे जरूर तो वो होगी अभाज्य संख्या। तो इसके तो एक ही गुणनखंड है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी। 2 संख्या, ऑप्शन नंबर तीसरा जो दिया है 2 में एक संख्या, एक जो गुणनखंड हो जाएगा 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका मतलब यही होगा अभाज्य संख्या। सिर्फ की जगह पे केवल लिख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। यानी केवल 2 गुणनखंड होंगे और तीसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा। अगर तीसरा कोई गुणनखंड हो जाएगा तो संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या की सिर्फ एक ही पहचान होती है, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगी, एक वो खुद और एक नंबर। यानी एक वो खुद होगी और एक होगा जो उसके गुणनखंड होंगे।
केवल 2 ही गुणनखंड होंगी, वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला एक विकल्प दिया गया है 3, जो कि नहीं है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 1 होगा, ठीक है, 1 होगा और एक 3 होगा, यही तो कहा है। सबसे छोटी लेकिन पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य कौन सी होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। 3 भी अभाज्य है, वो भी बड़ी है, मतलब 2 से बड़ी है। अगर 2 ऑप्शन लेना होता तो हम देते, ये भी है 3, ठीक है। तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार से अभाज्य संख्या से मतलब होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि 79 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है, 79 नंबर क्वेश्चन को 79 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। देखो, ये बात होती है अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्या हम बता दें कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, ठीक है, और कोई भी फैक्टर नहीं होगा, यानी गुणनखंड सिर्फ 2 ही होंगे। एक तो खुद संख्या, एक नंबर होगा, ठीक है, वो होगी हमारी अभाज्य संख्या। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे, अभाज्य संख्या से। क्वेश्चन पूछता है 0, कहेगा 0 से 50 तक संख्याओं में, 50 तक के में अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 15 होती हैं, ठीक है। कहता है 50 से 100 तक की संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 10 होती हैं। क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 15 होती हैं। कितनी होती हैं, 15 होती हैं। ये कुछ अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कहा है, यानी 0 से, यहाँ पे 1 से लिख लो, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी, 15 होती है। 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्या होती है, 15 होती है। कुल मिला के 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कितनी, 15 और 10 मिला के कितनी हो जाती है, 25 होती है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ कहा है अभाज्य संख्याओं से। क्वेश्चन जो 79 नंबर क्वेश्चन पूछा है, उसमें क्वेश्चन कहा है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी। हम बताएं कि 1 से 100 तक के होती हैं हमारी कितनी, 25 होती हैं, ठीक है। और 1 से 50 तक होती हैं कितनी हमारी, होती हैं 15, ठीक है। तो 50 तक तो हमको पता है कि 15 होती हैं, तो 50 से हम 70 तक निकाल लेंगे तो हमारी आने आ जाएगी। 70 से छोटी जितनी होंगी आ जाएंगी। 50 से बड़ी कौन सी हो जाएंगी, 50 से बड़ी 51 होगी नहीं, 52 होगी नहीं, 53 हो जाएगी, 54 नहीं होगी, 55 नहीं होगी, 56 नहीं होगी, 57 नहीं होगी, 58 नहीं होगी, 59 हो जाएगी, 60 नहीं होगी, 61 हो जाएगी, 62 नहीं होगी, 63 नहीं होगी, 64 नहीं होगी, 65 नहीं होगी, 66 नहीं होगी, 67 हो जाएगी, 68 नहीं होगी, 69 नहीं होगी, बाकी नहीं होगी, यही हो जाएंगी 4। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएंगी। 4 ये हो जाएंगी। 50 से और 70 के बीच में कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। और 1 से 50 तक के पहले दिया गया है 15, 15 और 4 मिला के कितनी हो जाएगी, 19। यानी 1 से 70 तक के, यानी 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी, 19 हो जाएंगी, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है, ठीक। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं।